चलिए आज एक ऐसे दौर में चलते हैं 19वीं सदी का भारत। सोचिए, एक ऐसा समय जब देश एक बहुत बड़े चौराहे पर खड़ा था। एक तरफ थीं सदियों से चली आ रही परंपराएं और दूसरी तरफ आधुनिक सोच की एक बिल्कुल नई लहर। ये वो दौर था जिसने सच कहूं तो भारत का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। तो आइए इसी महान जागरण की कहानी में थोड़ा और गहरा उतर। और यही यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरी चर्चा के दिल में है। मतलब आखिर हुआ क्या था? क्या वजह थी कि एक पूरा का पूरा समाज अपनी उन मान्यताओं पर, उन परंपराओं पर सवाल उठाने लगा जो सदियों से उनकी जिंदगी का हिस्सा थीं? तो देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि उस दौर में समाज में आखिर चल क्या रहा था। फिर उन कारणों को टटोलेंगे जिनसे ये सुधार की आग भड़की। उन जबरदस्त लोगों से मिलेंगे जिन्होंने इस बदलाव की कमान संभाली, और देखेंगे कि ये लहर कैसे पूरे देश में फैल गई। और हाँ, आखिर में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब का आज हम पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उन वजहों को, उन कारणों को जिन्होंने इस सामाजिक क्रांति की नींव रखी। ये जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं ना, यही हमारी आज की पड़ताल का आधार है, और ये हमें सीधे उसी दौर में ले जाते हैं। इसमें उन सामाजिक मुश्किलों की एक लिस्ट है जिनसे उस वक्त का समाज जूझ रहा था। और सच तो यह है कि इन्हीं चुनौतियों ने सुधारकों को आवाज उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस दौर के लाखों लोगों की जिंदगी की कड़वी सच्चाई थे। सोचिए, जाति प्रथा जो इंसान को जन्म के आधार पर ही ऊंच नीच में बांट देती थी, सती प्रथा जैसी एक अमानवीय परंपरा, बाल विवाह जो बचपन ही छीन लेता था, और पर्दा प्रथा जिसने औरतों को समाज की मुख्य धारा से ही काट दिया था। इतिहासकार इस दौर को अक्सर इंडियन रेनेसां या भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। ये शब्द यूरोप से आया है, जहां रेनेसां का मतलब था एक तरह की वैचारिक नींद से जागना। बिल्कुल वैसे ही भारत में भी तर्क यानी रीजन और इंसानियत के मूल्यों की एक नई रोशनी फैल रही थी। ये वाकई में विचारों का एक नया जन्म था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव की चिंगारी आई कहां से? देखिए, इसके पीछे एक नहीं कई वजह थीं। एक तो पश्चिम से नए नए विचार आ रहे थे। फिर एक नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास तैयार हो रहा था जो बदलाव के लिए बेचैन था। और हाँ, प्रेस और रेलवे जैसे आविष्कारों ने तो जैसे आग में घी का काम किया, इन नए विचारों को कोने कोने तक पहुंचा दिया। लेकिन देखिए, ये बदलाव कोई अपने आप नहीं आ गए। इनके पीछे थे कुछ बहुत ही हिम्मत वाले लोग, वो लोग जिन्होंने उस समय के बने बनाए ढर्रे को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई। चलिए अब मिलते हैं इन अग्रणी सुधारकों से। और जब भी इस लिस्ट की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले और सबसे ऊपर आता है, राजा राममोहन रॉय। इन्हें भारत का पहला आधुनिक पुरुष या भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। इन नोट्स में जब हम और गहरा उतरते हैं तो उनके काम का असली माशताब समझ में आता है। साफ दिखता है कि उन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ाई छिड़ी थी। उन्होंने सुधार की एक ऐसी मशाल जलाई जिसकी रोशनी पूरे देश में फैली। उनके काम को अगर देखें तो जबरदस्त था। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की ताकि एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर के विचार को बढ़ावा दिया जा सके। फिर सती प्रथा के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन खड़ा किया वो तो ऐतिहासिक था। वो मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन के बहुत बड़े पैरोकार थे और प्रेस की आज़ादी के भी कट्टर समर्थक थे। अब सुधार की इसी लहर में एक और बहुत बड़ी आवाज थी स्वामी दयानंद सरस्वती की। लेकिन उनका रास्ता थोड़ा अलग था। जहां राजा राममोहन राय पश्चिम के नए विचारों को भी अपना रहे थे, वहीं स्वामी दयानंद का मानना था कि समाधान भारत की अपनी जड़ों में ही है। उनका मशहूर नारा था, वेदों की ओर लौटो। इसी सोच के साथ उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज का मिशन बिल्कुल साफ था, मूर्ति पूजा और जन्म पर आधारित कठोर जाति व्यवस्था का विरोध करना। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा की जोरदार वकालत की और छुआछूत और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर कड़ा प्रहार किया। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो जागरण की लहर थी ये सिर्फ हिंदू समाज तक ही सीमित नहीं रही। सुधार की ये हवा भारत के दूसरे बड़े धर्मों तक भी बहुत तेजी से पहुंची। ये माइंड मैप देखिए जो हमारे सोर्स नोट से ही है। ये इस बात का बेहतरीन सबूत है कि ये लहर कितनी व्यापक थी। ये साफ दिखाता है कि सुधार की भावना किसी एक धर्म के दायरे में बंधी नहीं थी, बल्कि हिंदू धर्म, इस्लाम, पारसी, सिख हर समुदाय में इसकी गूंज सुनाई दे रही थी।
और हर समुदाय इसे अपनी तरीके से आगे बढ़ा रहा था। जैसे मुस्लिम समाज में सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ मूवमेंट शिक्षा पर जोर दे रहा था। पारसी समुदाय में रहनुमाई मज़दाए आसनान सभा सामाजिक सुधारों की कमान संभाले हुए थे, और सिख धर्म में सिंह सभा आंदोलन अपनी जड़ों को नए सिरे से मजबूत करने में लगा था। तो अब आते हैं अपने विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सभी आंदोलनों का आखिर भारत पर असर क्या हुआ? चलिए इसका एक बिलन चिट्ठा देखते हैं। देखिए, इन आंदोलनों की जो विरासत है वो थोड़ी मिलीजुली है। एक तरफ तो बहुत कुछ अच्छा हुआ, इन्होंने तर्कसंगत सोच को बढ़ावा दिया, महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की वकालत की। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सीमाएं भी थीं। जैसे इनका असर ज्यादातर शहरों के पढ़े लिखे मिडिल क्लास तक ही रहा। और एक और बात हुई, जब हर सुधारक अपने अपने धर्म के गौरव की बात करने लगा तो अनजाने में ही सही समुदायों के बीच दूरियां भी बढ़ने लगीं, जिसे आगे चलकर सांप्रदायिक चेतना कहा गया। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद इन सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज को एक नई पहचान दी, एक नई दिशा दी। इन्होंने दरअसल वो वैचारिक जमीन तैयार की जिस पर आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई की इमारत खड़ी हुई। और अब आखिर में एक सवाल, 19वीं सदी में परंपरा और आधुनिकता को लेकर, सुधार और पहचान को लेकर जो बहसें शुरू हुई थीं, क्या वो बहसें आज खत्म हो गई हैं, या फिर वो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे समाज को, हमारी सोच को आकार दे रही हैं? इस पर जरा सोचिएगा।